क्या समुद्र की ओर से हम चाइना से घिर नहीं रहे? क्या चाइना चारों तरफ से हमको घेर नहीं रहा है? वो नॉर्थ ईस्ट से, लद्दाख से। लद्दाख में आप एक पोस्ट के आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आपके नागरिक लोग कह रहे हैं कि वो आपको वो शेड नहीं बनाने दे रहे हैं, और हमारी सरकार के कान पे जूं नहीं रख रही है। ये चाइना आप जिस डिजाइन में हमको घेर रहा है जी, पाकिस्तान घेरे हुए है, और चाइना की घुसपैठ जो है समुद्र के रास्ते से। भारत की आज की तारीख में जो सुरक्षा परिदृश्य बनता है वो एकदम चिंताजनक है जी। और ऐसी सिचुएशन में, इससे पहले कि जो मूल प्रश्न आपका है कि क्या है, मुझे लगता है कि प्रायोरिटी होनी चाहिए कि डिफेंस पे जो आपका बजट है उसको बढ़ाया जाए जी, और मॉडर्नाइज किया जाए इंडियन आर्मी को। अभी भी खबरें आ रही हैं कि इंडियन आर्मी हमारी जो है, मोस्ट ऑफ आर्मी जो हमारी है, वो अभी उतने मॉडर्नाइज जो इक्विपमेंट हो सकते हैं वो हमारे पास शायद नहीं है, और ये सुनने में आ रहा है। अगर ये सच है तो ये कितनी खतरनाक बात है जी। अगर ये सच है तो क्या आपको लगता नहीं है कि हम अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, शत्रु के रहमो करम पर जिंदा हैं? जी, शत्रु जब तक हमको जिंदा रखे हुए देखना चाहता है तब तक है। ये दिन वो दिन है जबकि आपका आतंकवादी आपका जीना तय करता है, कब तक मैं आपको जिंदा रखूं। वो स्टूडियो में आकर के ब्लास्ट करके चला जा सकता है। ये हालत इस देश के नागरिकों में आ गई है। जब नागरिक में सहम, डर आ जाता है तो पूरा मनोबल इस देश का टूटने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत गहराई से जाकर के हमने देखना है। जो फेक करेंसीज की आपने बात की, फेक करेंसीज के अड्डे कहां बांग्लादेश में है, मलेशिया में है, पाकिस्तान में है। मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल। अभी आज के अखबार में है कि कितने लाखों रुपया वहां से पकड़ा है। और अभी आप ताजा हमारी जानकारी में है कि नेपाल के रास्ते हवाला का पैसा आया, नेपाल के रास्ते फेक करेंसी आ रही है, नेपाल के रास्ते कश्मीर में आतंकवादियों को पैसा आता है। आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि यासीन मलिक जो जेकेएलएफ के चीफ हैं, उनके लिए पैसा जो आया था वो एक औरत को पकड़ा गया था कुद में, कुद बटोर की गाड़ी से, और उनके पायजामे के अंदर से 1 लाख अमेरिकन डॉलर्स पकड़े गए थे, पायजामे के अंदर से। ये आप ही लोगों ने, मीडिया ने उछाला था उस बात को। तो अगर ये तथ्य हमारे सामने हैं तो कितना हमारी इकोनॉमी पर चोट आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीक्रेटली कितने नोट्स आपके डिनोमिनेशन बदले हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। तो हमारी इकोनॉमी पे चोट है। और ये जो नए रास्ते खुल रहे हैं आपका बैंक इसका नेपाल का, और खबर है कि मलेशिया में ये बन रहे हैं नोट, और वो यहां आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में इसके रास्ते भी, और समझौता एक्सप्रेस की भी अखबारों में चर्चा है कि वहां से आ रहा है जी। तो चारों तरफ जो अटैक आ रहा है, तो चारों तरफ के अटैक के लिए एक स्ट्रांग पॉलिसी चाहिए, मॉडर्नाइज्ड आर्मी चाहिए। नॉट दैट इतना ही नहीं कि सीमा पर जो आर्मी है, जो सीमा सुरक्षा कहते हैं, अंदर जो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बीएस आपकी सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर की पुलिस है, या इसी तरह जो पंजाब की पुलिस है, जहां जहां पुलिस है, उसको मॉडर्नाइज करो। और जब तक मॉडर्नाइज नहीं करते हैं, और नेतृत्व उनको कड़ा दो, नेतृत्व ऐसा दो कि नायक को देखते हुए सिपाही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपका नायक ही लल्लू पंजू जब है तो सिपाही क्यों लड़ेगा? वो देखता है कि ये करोड़ों के उस घोटालों में फंसे हुए लोग हैं, ये चारा घोटाला खाने वाले लोग हैं, ये 2G स्पेक्ट्रम के लोग हैं, ये राजा हैं, ये कलमाड़ी हैं, ये अन्ना को फेल करवाने लोग हैं। तो ऐसे में हमारा सिपाही कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो लड़ेगा, जान दिलाएगा? लेकिन उसका मतलब नहीं कि आप सिपाही पर भी नजर नहीं रखोगे, तुम ढील उसे करने दोगे। उसका कर्तव्य है, और उसके साथ जनता है। सेना के पीछे भारत की जनता है, भारत की जनता उसके साथ है, लेकिन राजनीति शायद हमारी सेना के साथ नहीं है, राजनीति की विल नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ना तो कोई रक्षा मंत्रालय का यहां पर आया और ना ही कोई गृह मंत्रालय से यहां पर आया। केवल हमने देखा कि बीएसएफ के डीजी साहब ही यहां पर आए, उन्होंने ही दौरा किया और उन्होंने ही मीडिया के सामने इस मामले को रखा, अपनी कुछ बातचीत उनके सामने रखी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा ये जो मामला प्रकाश में है, कोई छोटी घटना नहीं है, कोई नजरअंदाज करने वाली घटना नहीं है। देश की सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कई सारी चुनौतियां जो उभर कर सामने आई हैं, तो क्यों आखिर केंद्रीय सरकार जो है वो नॉन सीरियसनेस दिखा रही है? ये बात मैं पहले कह चुका हूं ऑलरेडी अपनी बात में
28 जुलाई 11 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी सेंटर का भी कोई आदमी नहीं आया है, ना ही स्टेट की तरफ से भी कोई आया है। जहां तक आर्मी का सवाल है, आर्मी के जो लोकल कमांडर्स हैं वहां पर, आई नो पर्सनली, दे हैव ऑल गॉन देयर, दे हैव विजिटेड, बट दे डोंट कम इन फ्रंट ऑफ दिस मीडिया। मीडिया से बात नहीं करते हैं, वो कोई कंस्ट्रेंट्स हैं करके, वो गए, उन्होंने साहब को रैकी किया है वहां जाके। जहां तक हाई लेवल का सवाल है, हाई लेवल की बात जहां के, उस दिन तो हमारे खुद डिफेंस मिनिस्टर जहां थे, हमारे चीफ भी जहां पर थे, कश्मीर में थे उस दिन, कश्मीर में 28 जुलाई को ये घटना हुई, 28 को इधर थे वो लोग, दोनों थे। आर्मी चीफ भी जहां पर था, डिफेंस मिनिस्टर भी जहां था। जैसा उन्होंने बताया, अगर वो श्रीनगर से सीधे दिल्ली फ्लाई कर जाता है तो फिर उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक सवाल है हमारे, आपने समुद्र के रास्ते की बात करी है, हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, उसके लिए हमारी स्ट्रांग पॉलिसी की जरूरत है। मैं अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने जो बात करी सिक्योरिटी अम्ब्रेला की, जो हमारा अम्ब्रेला, सिक्योरिटी अम्ब्रेला हमारा बिल्कुल कन्फाइन हो गया, हमारे कंट्री के अंदर रह गया। चाइना का सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है पूरी जगह फैल रहा है। उनको जब महसूस होता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो है हमारा ईस्टर्न आर्मी के अंडर आता है, अगर उसका कोई अधिकारी वहां चाइना में जाना चाहता है, उसको वो वीजा नहीं देते हैं। लास्ट ईयर का आपको मालूम है, जनरल जायसवाल थे जहां JNK में नॉर्दर्न कमांड के आर्मी चीफ थे, उन्होंने दे रिफ्यूज द वीजा। मतलब ऐसी पॉलिसी, अग्रेसिव पॉलिसी हमारी चाइना हमारी तरफ दिखा रहा है, बिग ब्रदर का जो रोल प्ले कर रहा है। अभी साउथ चाइना सी की बात हो रही थी, अब देखिए उसने सब कुछ अड़चने ASEAN में चीजें डिस्कस नहीं होने दी हैं। क्यों? बिकॉज हमारी जो फॉरेन पॉलिसी भी है वो अग्रेसिव नहीं है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब उसको एग्जर्ट नहीं कर पाते हैं मैडम, और हम चुपचाप बैठते। उससे क्या होता है, जो बाकी कंट्री, जो मेंबर कंट्री, वो यही सोचते हैं आज तो चाइना ने इनको बात नहीं की, कल को हमें बांग्लादेश ने कर रहे। आप जाइए कुछ साल पहले, आप तब छोटी होंगी, पढ़ते होंगे, हमारे नेपाल से संबंध बिगड़ गए थे थोड़े से, तो हमारे थ्रू आना जाना उन्होंने बंद कर दिया। दे हैड शोन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स चाइना, तो तब उनका सामान उधर से घूम करके कराची पोर्ट पे जाना शुरू हुआ था जी। शायद आपको याद होगा, जो सामान उन्हें जहां से उड़ गया, कराची तक पहुंचते पहुंचते 10 दिन लगे, वहां सड़ ही गया करके। अल्टीमेटली उन्होंने घुटने टेक के फिर हिंदुस्तान के साथ संधि करनी पड़ी उनको। क्यों? अच्छा किया जो भी उस समय हमारी गवर्नमेंट ने, ओके फाइन, इफ यू डोंट वांट टू कोऑपरेट विद अस, वी विल नॉट कोऑपरेट विद यू। वो अपने आप झुक करके हमारे साथ आए। मेरा वही पॉइंट है फिर कि हमें स्ट्रांग होना है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होनी है। और जो भाई साहब जो बात कर रहे थे, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी हमारे, इनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस देनी है, इंडिपेंडेंट हो। हाँ, ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी समबडी टू कंट्रोल देम, बट उनके ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए जो इस समय हो रही है हमारे, चाहे वो CBI हो, चाहे रॉ हो, चाहे IB हो, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस हो। देयर हैज टू बी समबडी हैज टू कंट्रोल देम, बट नॉट एवरीवन। देयर शुड बी पॉलिटिकल मास्टर शुड नॉट कंट्रोल देम। तब वो अपना कार्य वो नहीं कर पाते हैं, फिर उनके मुताबिक जो जैसा वो चाहते हैं वो ऐसी रिपोर्ट उनको बना करके रख देते हैं और असलियत सामने नहीं आती है। जी अग्निशेखर जी, एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि 2014 में अपनी NATO फोर्सेज जो है वो विथड्रॉ कर सकता है। इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए हमारे रणनीतिकारों को देश की सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह की रणनीति, ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है? देखिए, जहां तक खबरें आ रही हैं कि 2014 की आपने बात की, आपने देखा होगा कि अमेरिका ने वैकल्पिक नीति भी बना के रखी है। अगर वो वहां से निकलता है, अफगानिस्तान से निकलता है, तो क्या गारंटी है कि तालिबान फिर से संगठित होकर फिर वही उत्पात और फिर वही न मचाए? तो इसके लिए वो सेंट्रल एशिया के कुछ पड़ोसी देशों में उसने संधि कर ली है। उसने ताजिकिस्तान और उसके आसपास के देशों में अपना फ्यूचर तय किया है कि फ्यूचर स्ट्रेटजी वो कहां से ऑपरेट करेगा। यानी अगर आप ऐसे मामलों में एक नीति से काम नहीं चलते हैं, आपका मल्टीपल ऑप्शंस क्या है आपके पास। इसी तरह ये जो अपने संदर्भ छेड़ा, इसमें यह भी देखना है हमको कि ये अमेरिका अपने हित साधन देखता है जी, अपने इंटरेस्ट देखता है। अपने इंटरेस्ट देखने के चलते आपको भी खुश रखना चाहता है, उसको भी मैनेज करना चाहता है। आपको ये नहीं कहना देना चाहता है विश्व भर में कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है जी। वो आपको नहीं बताने, खुद तो भले ही कहे अनस्टेबल है, डिपेंडेबल नहीं है,
रोग तक कहने की उसमें चला जाता है, लेकिन आपको नहीं कहने देना चाहता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में उसका पांव है और नजर उसकी अफगानिस्तान पर है। और इसके चलते इंडिया को एसर्ट करने में जो हमने देखा है पिछले समय में, आपने याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, तब उन्हें आर पार की जंग का नारा दिया था और 6 महीने हमारी सेनाएं बिल्कुल तैयार रही। उसके बाद वो आर पार तो कहीं कुछ हुआ नहीं, वापस सेनाएं अपने खींची थी। क्या बात थी? क्योंकि उस समय इलेक्शंस घोषित हुए थे पाकिस्तान में, अगर आपको याद हो, और अमेरिका के हित में था कि मुशर्रफ वापस आ जाएं, मुशर्रफ वापस आ जाएं, वहां कमान मुशर्रफ के हाथ में रहे। और मुशर्रफ के जो बाद में जनरल मुशर्रफ के हित में, ताकि उसमें अमेरिका का अपना हित था, उन्होंने हवा क्रिएट किया कि इंडियन आर्मी आ गई है जी, हमला करेगी, खा जाएगी, कच्चा खा जाएगी पाकिस्तान को। तो वो जो दहशत पाकिस्तान के वोटर्स में आ गई, उसके चलते उनके सामने जो विकल्प था उसमें उनको लगा ये जनरल मुशर्रफ इज द बेस्ट हमारे लिए। तो जनरल मुशर्रफ की वापसी एंश्योर करने के लिए ये जो लगता है अब कि इंडियन आर्मी बॉर्डर पर ले जाई गई, इशारों से फिर वापस खींची गई। तो कहने का अर्थ ये है कि ये हो सकता है कुछ और कारण भी हों जो मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन जो मेरी समझ है, जो मेरी थोड़ी बहुत स्टडी है, उसके चलते अमेरिका अपने हित देखता है। अमेरिका का हित चाइना के हित से व्यावसायिक व्यापारिक हित टकराते हैं, वो उसको मैनेज कर रहा है। चाइना की इकोनॉमी भी उसको परेशान किए हुए है। चाइना के लिए जो भारत एक खुला मार्केट है और जो भारत की तस्वीर बनती जा रही है, मुक्त बाजार की तस्वीर, उस पर अमेरिका भी हावी होना चाहता है, चाइना तो हावी हो ही रहा है। ये तो इसमें व्यापारिक हित आपके हैं, सामरिक हित हैं। चाइना अमेरिका को अब ये शायद कहीं ना कहीं लगने लगा है कि सामरिक दृष्टि से दक्षिण एशिया में भारत के सिवा, भारत महाशक्ति है, यही एक देश है जो उसके लिए बहुत ही आने वाले समय में हितकारी साबित होगा। तो उसकी नीतियां वहां से हैं। लेकिन ऐसे में जब हम समझते हैं कि अमेरिका का हित है, पाकिस्तान की शरारत है, चाइना की शरारत भी है, हित भी है, तो ऐसे में हमारी नीति क्या है? हम पिटी पिटाई नीति से नहीं चल सकते। पिटी पिटाई नीति से हम पिटेंगे और भारत पिटना नहीं चाहता है और भारत पीटना भी जानता है। 71 की जंग हमारे सामने, 65 की जंग हमारे सामने, करगिल हमारे सामने। उस असर्टिव नेशन के लिए इस जनता को जागरूक होना चाहिए और सुरक्षाओं का मनोबल बढ़ना चाहिए और भारतीय राजनीति को एक बार फिर से पुनर्परीक्षा करनी चाहिए और नीतियां जहां बदलनी जरूरी है वहां बदलनी चाहिए। जी, ब्रिगेडियर साहब आप कार्यक्रम में शामिल हुए और अग्निशेखर जी आप भी कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो दर्शकों, जिस तरह से सुरंग मामला ये जो सांबा में आया है, जबरदस्त देश की सुरक्षा को सेंध लगी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले के सामने आने के बाद हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो इस मामले से सबक लेंगी ताकि भविष्य में इस तरह की कुछ और घटनाएं ना हो। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।